हेलो गाइस। यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर SM32 को कंटिन्यू कर रहे हैं और लेक्चर नंबर SM32 तक हम लोगों ने सिंक्रोनस जेनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन तक कवर कर लिया था और लास्ट टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। यानी जो भी हम लोगों ने चार तरीके के मेथड को समझा है, कैसे हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं, और वहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि कौन सा जो है मेथड हम लोग के लिए बेस्ट होता है। फिर कहिए कौन सा मेथड जो है वोल्टेज रेगुलेशन एक्यूरेट कैलकुलेट करके देता है हम लोग को। अब हम लोग यहाँ से लेक्चर नंबर SM33 को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये पूरा का पूरा लेक्चर जो होगा इंटरव्यू बेस्ड रहेगा, यानी पूरा लेक्चर ही आपका कॉन्सेप्चुअल है, बस समझना है, यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना है आपको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भाई कि जो आपका थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन, यहाँ पे मैं मशीन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब क्या कि इसके अंदर आपका मोटर भी कवर हो जाएगा और जनरेटर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन जो होता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब अगर ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इस वर्ड का मतलब है कि हम लोग किसी अदर मशीन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो अदर मशीन में हम लोग का यहाँ पे कंपेयरिंग हो रहा है थ्री फेज इंडक्शन मशीन के साथ। अब अगेन यहाँ पे मैं मशीन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब क्या, इसके अंदर मोटर भी आ जाएगा और जनरेटर भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग फर्स्ट जो हम लोग का प्रियोरिटी रहेगा भाई वो मोटर के लिए रहेगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, वही आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों होता है। ठीक है, और यही चीज़ हम लोग फिर जनरेटर के लिए भी देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि आपका जो थ्री फेज इंडक्शन मशीन होता है, मोटर या फिर जनरेटर, वो काम कैसे करता है एक्चुअली। ओके, तो उसके ऊपर बात करेंगे और उसी में फिर थोड़ा सा मैं और भी खींचूंगा, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा थ्री फेज इंडक्शन मशीन के अंदर जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे NS के स्पीड पे एक तरीके से और रोटेट करता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए रोटर का मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेटिव डिफरेंस होता है हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जीरो कहने का मतलब रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का घर है, ठीक है, और अभी आप यहाँ से निकल रहे हैं बाइक से, मान लेते हैं आप निकल रहे हैं सुबह के 7 बजे और आपका स्पीड जो है बाइक का 60 किलोमीटर पर आवर है, राइट। और मैं इसी सेम घर से निकल रहा हूँ, मान लेते हैं 7:10 AM पे, यानी 10 मिनट मैं लेट निकल रहा हूँ आपसे, लेकिन मेरे भी बाइक का स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या कि अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे अभी लड़का चला गया, ठीक है, जो 7 बजे निकला था, तो सीधी सी बात है मैं इससे कहीं ना कहीं पीछे रहूँगा और हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, हम लोग के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्योंकि मैं भी यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा हूँ और ये भी एक तरीके से 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो सीधी सी बात है हम लोग के बीच में जो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, मान लेते हैं हम लोग के बीच में जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर का गैपिंग आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा 10 किलोमीटर का गैपिंग चलते रहेगा ना, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। फिर इसको हम लोग एज के हिसाब से समझ लेते हैं, मान लेते हैं आपका भी एज 21 ईयर हो रहा है, राइट, और मेरा मान लेते हैं यहाँ पे 23 हो रहा है, तो सीधी सी बात है अगर मैं 1 साल सर्वाइव कर जा रहा हूँ तो सीधी सी बात है अभी 1 साल सर्वाइव करेंगे तो क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, मेरा यहाँ पे 24 ईयर हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 22। तो सीधी सी बात है इस केस में भी हम लोग के बीच में जो एज डिफरेंस होगा कितने साल का होगा बताइए, 2 साल का ही ना होगा। यहाँ पे भी कितने साल का हो रहा है, एक तरीके से 2 साल का। तो एज डिफरेंस हमेशा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट रह जा रहा है। इसका मतलब क्या, हम लोग दोनों सेम स्पीड से एक तरीके से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है, दोनों के बीच में अगर स्पीड कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, इनके बीच में जीरो हो गया। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जीरो होने का मतलब क्या है कि दोनों सेम स्पीड पे रोटेट कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं भाई कि जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड होता है और स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उनके बीच में रिलेटिव स्पीड जीरो होता है। रिलेटिव स्पीड जीरो कहने मतलब क्या है, दोनों जो है सेम स्पीड पे रोटेट कर रहा है। ओके, तो इस पर भी बात करेंगे और उसमें आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अभी हम लोग भाई स्टार्ट करते हैं। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपको भाई मशीन समझना है ना, या फिर कहिए कोई भी सब्जेक्ट समझना है आपको,
तो मशीन को भाई दो तरीके से समझा जाता है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट को दो तरीके से समझा जाता है। एक तो हो गया आपका ग्राफिकली, राइट, और दूसरा हो गया आपका यहाँ पे मैथमेटिकली। तो जो आपका सेकंड वे है ना, मैथमेटिकली किसी भी चीज़ को समझना, ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप ग्राफिकली समझ चुके हैं या फिर कहिए फिजिकली समझ चुके हैं। फिजिकली कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे इंजन का एग्जांपल लेते हैं। तो इंजन में आपको पता है क्या हो रहा है आपका, इसके अंदर हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं। आपको पता है फ्यूल बर्न करने के लिए हम लोग को यहाँ पे तीन चीज़ का जरूरत होता है। सबसे पहले आपको फ्यूल चाहिए, ठीक है, फ्यूल के रूप में मान लेते हैं पेट्रोल इंजन तो पेट्रोल चाहिए, डीजल इंजन तो डीजल चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक चिंगारी चाहिए, यानी स्पार्क चाहिए, ठीक है। तो अब इंजन के अंदर ये जो प्रोसेस है, फ्यूल बर्निंग का प्रोसेस है भाई, अगर आप मान लेते हैं ट्रांसपेरेंट इंजन के अंदर देख ले रहे हैं। ट्रांसपेरेंट इंजन कहने का मतलब क्या है कि आपका जो बॉडी है पूरे इंजन का वो शीशे का बना हुआ है, ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है। तो वो एक फिजिकली एक तरीके से समझना हो गया, ठीक है, यानी आपने रियल लाइफ में उसको एक तरीके से समझ लिया, फिर कहिए देख लिया है, ठीक है। तो वो आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग देता है, वो प्रैक्टिकल वे हो गया। उसी तरीके से गियर शिफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है इंजन के अंदर, ठीक है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, राइट। तो गियर शिफ्टिंग को भी अगर आप, गियर बॉक्स ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट है, तो वो क्या हो, एक तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया किसी भी चीज़ को सीखने का या फिर कहीं समझने का। तो ये हम लोग का सबसे बेस्ट मेथड होता है। उसके बाद यानी ये सब समझने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, उसको मैथमेटिकली एक तरीके से प्रूफ करते हैं या फिर कहिए मैथमेटिकली एक तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मशीन में भी यही चीज़ है भाई, ठीक है। अगर आपने ग्राफिकली समझ लिया, फिर कहीं फिजिकली एक तरीके से इमेजिनेशन कर लिया ना, क्योंकि यहाँ पे मशीन चल रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो पूरा पूरा इमेजिनेशन चलेगा आपका, ठीक है। तो उसको अगर आपने एक 3D वे में इमेजिनेशन कर लिया तो मैथमेटिकली अप्रोच आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पूरा पूरा फिजिकली बात करेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ एक तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेक्चर। सबसे पहले हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन में लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया था। ये था आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस के ऊपर, जहाँ पे हम लोगों ने सीधे सीधे रोटेटिंग मशीन के ऊपर बात किया भाई, ठीक है। तो रोटेटिंग मशीन फिर चाहे आपका एसी मशीन हो या फिर कहिए डीसी मशीन हो, राइट। तो इसमें आपका दो ही आएगा ना, एसी मशीन के अंदर भी आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, डीसी मशीन के अंदर भी आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है। रोटेटिंग मशीन मतलब समझ जाइए हम लोग मोटर जनरेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था भाई कब हम लोग का एनर्जी डिलीवर होता है और कब हम लोग का एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड होगा, राइट। तो जैसे अगर हम यहाँ पे मोटर की बात करें, फिर चाहे एसी हो फिर डीसी हो, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लेते हैं मोटर है और ये मोटर के साथ हम लोगों ने यहाँ पे लोड को एक तरीके से कनेक्ट कर रखा है, राइट। तो अब समझिए, अगर मोटर के अंदर हम लोग जैसी सप्लाई दे रहे हैं, सीधी सी बात यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल टॉर्क डेवलप होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रैक्शन टॉर्क या फिर कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ये जो टी मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, जो कि दो मैग्नेट रोटर के, एक मैग्नेट रोटर के ऊपर होता है और एक आपका स्टेटर में बनता है, ठीक है। तो उनके कारण आपका यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा। टीई मान लेते हैं आपका ये इस डायरेक्शन में, नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जो लोड टॉर्क होता है जस्ट इसके अपोजिट होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। और वही अगर हम लोग यहाँ पे जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में मान लेते हैं भाई आपका जो प्राइम मूवर टॉर्क है, क्योंकि इधर तो आपका डीजल इंजन लगा होगा ना, समझ रहे बात को, ये आपका डीजल इंजन है। डीजल इंजन का जो शाफ्ट है वो जनरेटर के शाफ्ट के साथ यहाँ पे मैनुअली कपल्ड है, ठीक है, या फिर मैकेनिकली कपल्ड है। तो ये अगर आपका प्राइम मूवर का टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है इधर क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल लोड लगा रखा है तो सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से एक और टॉर्क बनता है जो हम लोग बोलते हैं टीडी, यानी डेवलप टॉर्क, लोड लगाने के चलते। तो क्या होता है, एक दूसरे के अपोज होता है, ठीक है, अपोजिट में होता है, ठीक है। तो आप समझिए मोटर हो या फिर जनरेटर हो, दोनों जगह आपका क्या होता है, यहाँ पे एक अपोजिट टॉर्क, यहाँ पे क्या है अपोजिट टॉर्क के रूप में लोड टॉर्क, और जनरेटर केस में क्या है आपका डेवलप टॉर्क। तो दोनों के केस में क्या होता है, जो आपका मेन टॉर्क होता है उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे लोड टॉर्क आ जाता है, यहाँ पे आपका डेवलप टॉर्क आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट सीखा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने बेसिक में सीखा था भाई कि अगर हम लोग के पास कोई भी रोटेटिंग मशीन है, फिर चाहे एसी हो डीसी हो, वही बात है, जितना नंबर ऑफ पोल रोटर पे बन रहा है ना, उतना ही नंबर ऑफ पोल क्या होना चाहिए, आपके स्टेटर पे भी बनना चाहिए, राइट। और हम लोगों ने ये चीज़ वाइंडिंग में भी सीखा था। वाइंडिंग में हम लोग देखा था ना भाई कि अगर हम लोग 4 पोल बना रहे हैं, खासकर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, तो सीधी सी बात है रोटर में भी क्या बन रहा था आपका, 4 पोल ऑटोमेटिक बनेगा वहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल स्टेटर पे और रोटर पे हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी आपका मशीन काम करेगा।
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई डेल्टा का, जिसको हम लोग बोलते हैं लोड एंगल। तो इसको मैं सबसे पहले मैनुअली समझाऊंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, जो कि समझ नहीं पाते हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले मैनुअली समझेंगे कि लोड एंगल होता क्या है और ये क्यों जरूरी है हमारे मशीन के अंदर। अगर ये नहीं रहेगा, यानी लोड एंगल कुछ नहीं भाई, समझिए ये मान लेते हैं आपका स्टेटर, ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। और अभी हम लोग पूरा पूरा 3 फेज पे काम कर रहे हैं, और 3 फेज में अगर हम लोग स्टेटर में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये कॉमन था आपका मोटर के लिए भी, यानी सिंक्रोनस मशीन के लिए भी और इंडक्शन मशीन के लिए भी, दोनों में सेम रहता है। और अभी हम लोग यहाँ पे समझने के लिए, इजी रखने के लिए 2 पोल मान के चल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग लेकर के चल रहे हैं, और 3 फेज हैं। तो 3 फेज के लिए सबसे पहले आपको पता है कि ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, 120 पे होना चाहिए अप्रोच, ठीक है। कुछ बना नहीं, ऐसे ऐसे होना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, तो सीधी सी बात है, से सामने क्या हो जाएगा, ए डैश होगा। क्यों, 180 का होना चाहिए, 2 पोल लिया ना मैंने आपको, ठीक है। तो इनके बीच में अगर ये फुल पिच कॉइल, यहाँ पे लिख देते हैं फुल पिच कॉइल, ठीक है। तो 180 का होना चाहिए। उसके बाद ए फेज हो गया, तो यहाँ पे बी फेज आ जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम लोग डालेंगे बी हो गया, तो इसके जस्ट 180 के डिस्टेंस पे आपका हो जाएगा बी डैश, और फिर यहाँ से सी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सी डैश हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, स्लॉट दिखा दिया अभी, और स्लॉट के अंदर मैंने इस तरीके से कंडक्टर प्लेस कर रखा है। अब देखिए, अगर भाई इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करके दिखाएं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरीके का, ये ए है, ये ए डैश है, ठीक है। यानी 3 कॉइल है हम लोग के पास एक एक फेज के लिए। ये हो गया आपका बी, तो ये हो गया आपका बी डैश, ठीक है। ये हो गया आपका सी, तो ये हो गया आपका सी डैश, राइट। अब समझिए, हमारे पास एक ऐसा स्टेटर है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे होल है, 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 ठीक है। अब आपको पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना चाहते हैं, हम लोग इस तरीके से वाइंडिंग करेंगे यहाँ पे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपका जो तीनों फेज का कॉइल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री पे भी होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल का भी डिग्री होना चाहिए इसमें डिस्टेंस डिफरेंस, और एक तरीके से फिजिकली भी होना चाहिए। फिजिकली मतलब इनके बीच में जो मैकेनिकल एंगल होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 120 डिग्री का होना चाहिए, राइट। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 2 पोल लिया हुआ है, P=2 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2 पोल वाले में जो आपका थीटा इलेक्ट्रिकल होता है और जो थीटा मैकेनिकल होता है, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अब समझिए, अगर यहाँ पे मैं ए डाल रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, ये पूरा पूरा कितना होगा, मैकेनिकल एंगल कितना होगा आपका, बताइए। मैकेनिकल एंगल भी 180 और इलेक्ट्रिकल भी 180, और आपको पता है फुल पिच कॉइल मैंने लिया हुआ है, तो फुल पिच कॉइल में क्या होता है, इनके बीच में, यानी ए बी और बी डैश के, ए और ए डैश के, सी और सी डैश के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका, 180 इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए डैश, ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से अब क्योंकि ए वाइंडिंग यहाँ पे डाला हुआ है मैंने, यहाँ पे ए कंडक्टर डाला था, तो सीधी सी बात 120 के बाद 120 यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये है कुछ इस तरह। तो 120 इतना हो गया ना, 120 के बाद क्या हो जाए यहाँ पे बी, तो यहाँ पे इसका दूसरा वाला साइड बी डैश। अब बी से फिर 180 पे क्या होना चाहिए, सी, और सी का फिर इधर वाला क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वाइंडिंग वाला याद आ गया होगा, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, हम लोगों ने एक चीज़ और समझा था कि जैसे ही इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिखाएं भाई, तो ये वाइंडिंग, ये वाइंडिंग, ये वाइंडिंग, बाहर में कितना तार निकलेगा, 2 तो इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 2 इसका, मतलब टोटल 6 तार निकलेगा। अब ये सीधी सी बात है, आपका 3 फेज है, तो कनेक्ट करेंगे या तो डेल्टा में या फिर कहीं स्टार में, ठीक है। तो अब जैसे मान लेता, अगर मैं इसको स्टार में कनेक्ट करता हूँ, तो हम लोग स्टार में कनेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। एक एंड इसका ले लीजिए, एक एंड इसका ले लीजिए, एक एंड इसका ले लीजिए, ठीक है। तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए इस तरीके से, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए और इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर ये एक तार, मतलब ए फेज़, ये हो गया बी फेज़, ये हो गया सी फेज़, निकल जाएगा आपका। न्यूट्रल लेना है तो कहीं यहीं से निकाल लीजिए, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं बुक के हिसाब से, अगर सिंक्रोनाइज होना चाहें तो ये हो गया, ये आपका ए डैश, ठीक है। ये मान लेते हैं बी, और ये हो गया आपका बी डैश।
और ये सी और ये हो गया आपका सी डैश। तो इन सबको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो बाहर कितना निकलेगा, ए बी और सी। इस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ से 3 तार बाहर निकलेंगे, ए बी सी, राइट। अब देखिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाइड किया है, तो सीधी सी बात है, जब हम लोग इसके अंदर 3 फेज बैलेंस अप्लाई देंगे, बैलेंस अप्लाई करने का मतलब क्या कि हर एक ए बी सी जो भी हम लोग दे रहे हैं भाई, उनमें क्या है 120 का फेज शिफ्ट है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये होता क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए, मैनुअल वे में समझाता हूँ मैं। देखिए, अगर आपने कभी बस का जो फ्रंट पैनल होता है ना, जैसे मान लेते जो भी बस है भाई, तो इनका एक एजेंसी होता है, ठीक है, फिर इनका कोई कंपनी है, ठीक है। देखिएगा, जो भी आपका ट्रैवल एजेंसी होता है उसका कंपनी नाम का होता है, जैसे महारानी एक्सप्रेस ये सब हो गया। तो उनका जो मेन पैनल होता है ना, जैसे बस है आपका, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये जो बस का ऊपर वाला होता है, यहाँ पे देखिएगा एलईडी से लिखा रहेगा कुछ इस तरीके से, जो भी कंपनी का नाम है, ठीक है। तो ये जो होता है ना एलईडी, ये आपको लगेगा जैसे इसमें कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं कि एलईडी ऐसे ऐसे टाइम में जलेगा ना कि लगेगा जैसे ये महारानी जो लिखा हुआ है ऐसे चलते हुए जा रहा है, मतलब आगे की तरफ मूव करते हुए जा रहा है। समझ रहे बात को, मतलब कुछ भी यहाँ पे लिखा हो सकता है। ये इस तरीके से एलईडी ग्लो करता है एक पर्टिकुलर टाइम में, इन सारी एलईडी की लगेगा जैसे महारानी जो लिखा हुआ है ऐसे चल रहा है, आगे की तरफ ऐसा शिफ्ट होते चला जा रहा है। समझ रहे बात को। तो एक्चुअल में एलईडी मूव नहीं करता, एलईडी जो है आपका वो अपने अपने पोजीशन पे ही बना हुआ है, राइट। लेकिन हम लोगों ने इसमें इस तरीके से टाइमिंग सेट कर रखा है हर एक एलईडी का कि जब वो ग्लो करते हैं, ठीक है, हर एक गैप के बाद जो भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, उस हिसाब से हम लोग को लगता है कि जैसे ये पूरा पूरा क्या है एलईडी, या फिर जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे वो पूरा पूरा आगे की तरफ ऐसा शिफ्ट हो रहा है। तो यही चीज़ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में भी एक तरीके से लागू होता है भाई। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टेटर को पूरा पूरा एक तरीके से चीर फाड़ करके देख रखा है कि मतलब किया हुआ क्या हम लोगों ने। तो हम लोगों ने जो सप्लाई दिया है, ठीक है, सप्लाई किस तरीके का दिया है, कुछ इस तरीके का हम लोगों ने यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है। समझिए इस चीज़ को। देखिए, इसको मैं थोड़ा डार्क करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये एक फेज़ हो गया, ठीक है, कुछ खास बनेगा नहीं यहाँ पे। फिर इसको हम लोग एक्सेस लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे आगे चला जाएगा। ये मान लेते ए फेज़ है, ठीक है। इसको मैं बी फेज़ दिखा देता हूँ, और ये जो है ना नीचे वाला, उसको मैं सी फेज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इधर वाले डायग्राम को नहीं देखना, इधर मैं काट देता हूँ, यहाँ से देखना है, इस एक्सिस से देखना है आपको, ठीक है। अब समझिए, अगर हम लोग सिर्फ फेज़ ए की बात करें तो फेज़ आपका क्या है, ए कुछ इस तरीके का भाई, ठीक है। और ये क्योंकि साइनोसोडियल, इसका मतलब क्या, हर एक टाइम के बाद ये टी है, या मान लेते हैं करंट का एक्सिस, तो हर एक टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम गया, फिर धीरे धीरे घट रहा है, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव गया, ठीक है। इस तरीके से ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी तरीके से बी की भी बात करें तो वो भी उसी नेचर का है, सी भी उसी नेचर का है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ए फेज़ की बात करें तो ए फेज़ में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात कर रहे हैं भाई, तो क्योंकि करंट एक तरीके से मेरा पल्सेटिंग नेचर का है, पल्सेटिंग नेचर मतलब कहने मतलब क्या, ये हाफ पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर हाफ पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब समझ रहा है। तो सीधी सी बात आपको पता है, जो फ्लक्स होता है, इस करंट के चलते जो भी फ्लक्स सेटअप होगा, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के ऊपर होता है। जिस नेचर मतलब जो नेचर करंट का होगा वही नेचर क्या होगा, फ्लक्स का भी होगा। तो करंट अगर मेरा इस तरीके से पल्सेट कर रहा है तो सीधी सी बात है फ्लक्स भी मेरा क्या होगा, एक तरीके से पल्सेट करेगा, राइट, ठीक है। यानी इसी तरीके से आपका जो बी फेज़ है, सी फेज़ है, उसके चलते भी, यानी बी फेज़ जिस वाइंडिंग में आप डालेंगे ना, ये करंट जिस वाइंडिंग में जाएगा उसके चलते भी जो फ्लक्स बनेगा वो भी क्या होगा, पल्सेटिंग होगा। यानी जो हम लोग यहाँ पे स्टेटर है और जिसमें हम लोगों ने वाइंडिंग कर रखा, जो हम लोग ने यहाँ पे बैलेंस 3 फेज सप्लाई दिया भाई, इसका मतलब क्या है कि तीनों फेज़ में, ए फेज़ में का भी अपना पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बी फेज़ में भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और सी फेज़ में भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि
ए फेज, बी फेज, सी फेज, इनमें क्या है एक तरीके से शिफ्टिंग है, 120 का क्या है शिफ्टिंग है, ठीक है। तो इस शिफ्टिंग के कारण यहाँ पे एक्चुअली बनता है पल्सेटिंग, हर एक कॉइल के अंदर पल्सेटिंग बन रहा है, लेकिन इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट दे रखा है कि जब तीनों को एक साथ देखते हैं ना तो लगता है जैसे आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं होता भाई, देखिए क्या होता है एक्चुअली, जैसे अगर हम लोग को इसे एक इंस्टेंट पे लेकर के चलें, ठीक है, तो एक इंस्टेंट, क्योंकि आपका फेज ए का यहाँ पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम करंट यानी जिस फेज में मैक्सिमम करंट होता है वही एक तरीके से क्या करता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे इस स्टेटर के अंदर भाई 3 फेज का करंट दिया, उसका मतलब क्या, 3 मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन तीनों मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर इस तरीके का आपका डायरेक्शन बनेगा, और डायरेक्शन भी किसका होगा, ठीक है, रिजल्टेंट डायरेक्शन किसका होता है, जिस फेज में आपका मैक्सिमम करंट होता है उस इंस्टेंट में, ठीक है। जैसे कुछ देर के बाद, जैसे ये मान लेते हैं बी फेज में आपका आ गया ना मैक्सिमम, तो बी फेज के चलते क्या होगा आपका एक तरीके से रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है ग्राफिकली मेथड में, ठीक है। तो ए फेज के चलते मान लेते हैं आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलेंगे भाई, मतलब ये रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कुछ इंस्टेंट के बाद फिर कुछ इधर आ जाएगा, फिर कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये इस तरीके से हम लोग को लगता है कि ये गोल गोल घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में घूमता नहीं है, पल्सेट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पकड़ ही जाओ, पीछे वाले लेक्चर को आप रिवाइज कीजिए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, तो अभी हम लोग भाई यहाँ पे लोड एंगल की बात कर रहे हैं ना, लोड एंगल होता है क्या, ठीक है, इसको समझ रहे हैं। तो स्टेटर में तो हम लोगों ने देख लिया कि स्टेटर में एक हम लोग का क्या बनेगा, क्योंकि 2 पोल लेके चला तो 2 ही पोल बनेगा ना भाई, ये नॉर्थ और ये मान लेते हैं इसके जस्ट इंस्टेंट में इधर आपका साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ की तरफ जाएगा, यानी कुछ इस तरीके का आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है करंट में, ठीक है, कभी आपका करंट बी फेज में मैक्सिमम हो रहा है तो कभी सी फेज में मैक्सिमम हो रहा है, समझ रहे बात को। तो ये जो आपका नॉर्थ साउथ बना है ना स्टेटर में, ये आपको लगेगा क्योंकि अभी नॉर्थ साउथ यहाँ पे मान लेते ए फेज के चलते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बी फेज में जाएगा तो नॉर्थ आपका साउथ यहाँ पे पहुंच जाएगा, इस तरीके से आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद मान लेते हैं नॉर्थ साउथ यहाँ पे इस तरीके का एक्सेस बन जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को लगता है कि नॉर्थ साउथ क्या एक तरीके से ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, अभी क्लॉकवाइज में घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, पल्सेटिंग वेव या फिर किसी को स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने इसे समझ रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग इसमें बैलेंस 3 फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से घूमते हुए नजर आएगा, राइट। या फिर कहिए ये पेन है, ठीक है, ये इसी का मानिए ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, और ये जो इधर निब है ये साउथ पोल है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से आपको गोल 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 घूमता हुआ नजर आएगा भाई, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग रोटर में आते हैं, तो अभी यहाँ पे मैं साफ तरीके से बना देता हूँ फिर से डायग्राम। ये आपका स्टेटर हो गया, ए डैश का बी डैश सी डैश, ठीक है। और अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए फेज में आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो इधर मैं क्रॉस दिखा देता हूँ और इधर डॉट दिखा देता हूँ, ठीक है। और इधर आपका क्रॉस और डॉट मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है, इसमें आपका छोटा क्रॉस बन रहा होगा, इसमें भी छोटा क्रॉस बन रहा होगा, इसमें छोटा डॉट बन रहा होगा, इसमें भी आपका छोटा डॉट बन रहा होता, तभी ना इसके चलते पूरा रिजल्टेंट क्या दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके का। मतलब हर एक चीज़ बताओ भाई, बस मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, या फिर कहीं ओवरऑल इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, क्योंकि तीनों के चलते आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, नॉर्थ, यहाँ पे आपका साउथ। तो ये क्या हो गया एक तरीके से, यहाँ पे दिखाऊँ नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है आपका, ये फील्ड एक्सिस हो गया, ठीक है। यानी स्टेटर यहाँ पे कर देता हूँ। अब क्योंकि ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ये गोल गोल ऐसे घूम रहा भाई, ठीक है। तो बीच में मान लेते हैं यहाँ पे मैंने रोटर रखा हुआ है, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे इंडक्शन मोटर के ऊपर बात कर रहे हैं, और क्योंकि 3 फेज कॉइल है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंडक्शन मोटर में भाई 2 तरीके का होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो गया, आपका स्क्वायरल गेज हो गया। तो अभी उस पर बात नहीं कर रहे, बस हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसफार्मर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको इंडक्शन मशीन बहुत ही ईजी लगेगा,
इसमें कुछ नहीं। और इसमें हम लोग मान लेते हैं स्क्वायरल केज वाला लेकर चल रहे हैं। केज मतलब क्या कि आपका कुछ इस तरीके का रोटर है। केज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रोटर होता है ये इस तरीके से पिंजड़े की तरह होता है, ठीक ना भाई। जैसे पैरोट का पिंजरा कैसा होता है, देख रहे हैं, इस तरीके से जाली लगा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। और बीच में आपका क्या है, हॉलो, समझ गए, मतलब सिलेंडर है, और बीच में इस तरीके से हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। तो केज बन जाता है, पिंजड़ा बन जाता है ये पूरा पूरा, राइट। और इधर से क्या कर रखा है हम लोगों ने, एंड रिंग से सारे कंडक्टर को शॉर्ट कर रखा है। ये एल्युमिनियम बार होता है एक तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने शॉर्ट कर रखा है, और इसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसमें बीच में डाल रखा है, ठीक है। समझिए अब, या फिर इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए स्लिप रिंग वाला ही लेके चलते हैं, क्योंकि स्लिप रिंग में क्या करते हैं हम लोग, इसमें वाइंडिंग करते हैं अलग से, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका ये इस तरीके का स्लॉट मैं दिखा देता हूँ उसमें, ठीक है। इस तरीके का आपका स्लॉट है। देखिए भाई, अभी जो इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है ना, या फिर इंडक्शन मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, ये पूरा पूरा लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। और लेंज लॉ आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में। लेंज लॉ क्या बोलता है कि जिसके चलते, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात करें, तो भाई यहाँ पे मान लेते हैं मैंने यहाँ से प्राइमरी सप्लाई दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स सेटअप होगा, जो हम लोग मेन फ्लक्स बोलते हैं। तो ये फ्लक्स क्योंकि यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो उससे चलते आपका d∅dt नेचर का ये फ्लक्स सेटअप हुआ है। तो इसी फ्लक्स के कारण क्या होता है, इस वाले सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। लेकिन क्योंकि इस फ्लक्स ने इसमें एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाया, तो सीधी सी बात है, तो सर्किट कंप्लीट होगा, तो मेरा करंट फ्लो होगा I2। तो इस I2 करंट के चलते जो फ्लक्स सेटअप होगा ना, जिसको हम लोग φ2 बोलते हैं, ये φ2 क्या करेगा, इस मेन फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। यानी जिसके चलते ये बना है ना, जिसके चलते सेकेंडरी साइड में आपका ईएमएफ आया, फिर करंट आया, उसी को ये क्या करता है, एक तरीके से मारने की कोशिश करता है, मतलब अपोज करने की कोशिश करता है, राइट। तो अब समझिए, और एक चीज़ समझिए, यहाँ पे मैंने दो कंडक्टर, यहाँ क्वेश्चन बनेगा ना, आपने दो ही कंडक्टर क्यों दिखाया, फिर दो ही स्लॉट क्यों दिखाया। तो भाई रोटर के अंदर हम लोग को, क्योंकि थ्री, इसके अंदर भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्यों चाहिए अभी आपको बात समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को पहले बना लेने दीजिए। इस तरीके से आपका यहाँ पे 3 स्लॉट दिखाना पड़ेगा, मतलब जैसे हम लोगों ने स्टेटर में दिखाया ना भाई, वैसे तरीके से ये आपका ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश, इस तरीके से मैंने दिखाया। क्यों किया गया अभी समझ में आएगा आपको, समझिए। क्योंकि अभी आपका जो स्टेटर में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है वो ए और ए डैश के अंदर है, ठीक है। इसी के चलते आपका ये नॉर्थ और साउथ का भी एक्सिस यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। अब क्योंकि ये कुछ इंस्टेंट के बाद ये लगेगा, क्योंकि अब मान लेते हैं बी फेज में मैक्सिमम करंट आया, तो बी फेज के चलते आपका ये यहाँ पे पहुँच जाएगा नॉर्थ साउथ, समझ रहे, इधर आपका फिर नॉर्थ, इधर साउथ, फिर सी फेज में पहुँचा, सी फेज में कहने मतलब क्या, इधर आपका फिर नॉर्थ फिर साउथ, मतलब इस तरीके से आपको ये घूमते हुए नजर आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे रोटर रखा हुआ, रोटर के अंदर एक तरीके से मान लेते हैं स्लॉट है, स्लॉट के अंदर कंडक्टर डाल रखा है, क्योंकि हम लोग स्लिप रिंग वाला यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। तो इन सारे कंडक्टर में क्या लगेगा कि फ्लक्स जो है मेरे अंदर से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब चेंज हुआ, सीधी सी बात यहाँ पे क्या होगा, फ्राडे लॉ के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, राइट। लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा भाई, उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे। तो अभी हम लोग मान लेते हैं जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाई, ठीक है। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से बनाते हैं और बुक के साथ सिंक्रोनाइज होकर बनाते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देखिए हम लोग बुक के साथ इस वाले फ़ोटो को बनाएंगे यहाँ पे। देखिए इस बुक में क्या किया है, बुक के अंदर का जो स्टेटर का है उसका पोर्शन नहीं दिखाया, क्योंकि स्टेटर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब समझिए स्टेटर में जो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये N1 S1, मतलब यहाँ पे इसका मान लेते हैं नॉर्थ और इसका ये साउथ है, मतलब स्टेटर का ये दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। ये हो गया आपका φ1 मतलब स्टेटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंडक्शन मशीन की बात कर रहे हैं भाई। तो इंडक्शन मशीन के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टेटर और रोटर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है, क्योंकि दोनों में एसी होता है ना, रोटर में भी एसी है और स्टेटर में भी एक तरीके से एसी है। तो जहाँ पे दोनों एसी आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड यूज़ करते हैं। और वही हम लोग सिंक्रोनस मशीन में क्या कर रहे थे, आपका फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक तरीके से नाम दिया जा रहा था, रोटर का अलग और स्टेटर का अलग, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने बात किया हुआ है। तो 1 मतलब क्या, प्राइमरी, और 2 मतलब क्या, सेकेंडरी। तो समझिए स्टेटर में हम लोगों ने क्या किया है, 3 फेज 120 पे वाइंडिंग कर रखा है, 3 फेज बैलेंस सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। और अभी एक इंस्टेंट पे मान लेते हैं आपका यहाँ पे जो कंडक्टर होगा ना, समझ रहे बात को, तो उसमें आपका मैक्सिमम होगा, उस बेसिस पे यहाँ पे नॉर्थ साउथ दिखा दिया इस तरीके से। वैसे मैंने आपको बताया था, आपका जो मतलब यहीं पे देख लीजिए ना,
इस वाले में भाई अगर ए और ए डैश में मान लेते थे क्रॉस है, ठीक है, और इधर आपका डॉट है, अगर मैक्सिमम है यही ना डिसाइड करेगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये आपका कॉइल का एक्सिस है ना, ये कॉइल का एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है इस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऊपर बनता है, ठीक है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस इतना समझिए कि अगर यहाँ पे कोई कॉइल रखा हुआ होगा, ठीक है, तो उसमें आपका मैक्सिमम करंट होगा जिससे चलता है आपका ये नॉर्थ साउथ बना है। फिर सिंपल समझिए स्टेटर में आपका क्या है, एक तरीके से नॉर्थ साउथ, मतलब फ्लक्स का एक्सिस मैंने यहाँ पे दिखा दिया इस तरीके से, ये आपका क्या है, फ्लक्स एक्सिस हो गया, राइट। अब रोटर पे आपको फोकस करना है। रोटर पे भी आपका क्या किया है, एक तरीके 3 फेज वाइंडिंग किया हो। 3 फेज ही क्यों किया गया ये समझ में आएगा आपको, क्योंकि रोटर में भी हम लोग क्या चाहते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही सेटअप हो, यानी रोटर का जो फील्ड हो वो किस नेचर का हो, रोटेटिंग नेचर का हो, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रोटर के अंदर भी क्या कर रखा है, मतलब इस तरीके से स्लॉट्स डाल रखे हैं ताकि हम लोग का यहाँ पे 120 पे ये वाइंडिंग पूरा पूरा 120 पे किया हुआ है भाई, ठीक है। मतलब जो कंडीशन स्टेटर पे था वही कंडीशन उन्होंने रोटर पे कर रखा है। तो अभी देखें ये नॉर्थ है, तो सीधी सी बात है जो रोटर का यहाँ पे कंडक्टर डला हुआ भाई, इसके अंदर क्या होगा, क्रॉस होगा कि नहीं होगा, बोलिए क्रॉस कैसे होगा, समझिए। ये जो आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर का जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन दिखाया गया है कि ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। मतलब नॉर्थ साउथ आपका ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका रोटर रखा हुआ है, रोटर में यहाँ पे एक कंडक्टर डाल रखा है स्लॉट में, ठीक है, समझिए। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ईएमएफ का क्या होगा। ईएमएफ मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे जनरेटर की बात करें, जनरेटर वाले कॉन्सेप्ट में ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो राइट हैंड रूल के हिसाब से देखिए तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है ना, लेकिन हम लोग पता है डीसी जनरेटर में सिंपल रखते हैं हम लोग, डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है स्टेशनरी रहता है, हम लोग कंडक्टर को एक तरीके से घुमाते हैं, समझ रहे बात, इसको घुमाया जाता है। तो यहाँ पे वही कीजिए कि ये जो अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर की तरफ घूम रहा है, इसका मतलब क्या, कंडक्टर मेरा क्या लगेगा, अगर आप नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से देखें तो कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर आपको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए नजर आएगा। अगर भाई मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे हम लोग स्टेशन पे देखते हैं ना, ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं आपका ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लेटफॉर्म पे जितने भी आदमी खड़े होते हैं आपको क्या लगे, इस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं ना। तो यही चीज़ है ईजी रखने के लिए, ठीक है, डीसी जनरेटर वाला अप्रोच अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्टेशनरी रख दूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल स्टेशनरी, इसका मतलब क्या, ये कंडक्टर क्या लगे, कंडक्टर मेरा पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो आप देखिए ऐसे कीजिए, फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, नॉर्थ से साउथ कर दिया मैंने। अब इस कंडक्टर पे फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कहने का मतलब क्या, इसको ऐसे करना होगा, देखिए फोर्स मैंने, ये इंडेक्स फिंगर हो गया, ठीक है, इंडेक्स फिंगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से, ये फोर्स मैंने अपवर्ड दिखा दिया, तो मिडिल फिंगर क्या होगा, ऑटोमेटिक डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड होने से क्या, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, राइट, ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे आपका एक और जो कंडक्टर इसमें डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाएगा भाई, ठीक है, क्रॉस हो गया, ये डॉट हो गया आपका, राइट। और क्योंकि अभी इस बुक में कंडीशन लेके चला भाई कि ये जो आपका नेचर ऑफ सर्किट है ना, ये प्योर रेजिस्टिव लेकर के चला हुआ है, ठीक है। और प्योर रेजिस्टिव लेकर के चलने का मतलब क्या है कि आपका जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी अगर इसमें मैक्सिमम ईएमएफ है तो सीधी सी बात है इस इंस्टेंट में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है आपका। तो समझिए रोटर के अंदर अगर मैं रोटर को यहाँ पे दिखाऊँ साइड में, ठीक है, ये आपका रोटर है और इसके अंदर हम लोग 3 फेज डाल रखा है, ठीक है। और 3 फेज डालने का वही कंडीशन है भाई, 120 पे, ठीक है। तो ये फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लेते हो 2 पोल पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें क्रॉस, तो इसमें डॉट, क्योंकि मैक्सिमम है ना, इसमें मैक्सिमम, क्योंकि एकदम नॉर्थ के सामने साउथ के सामने, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई क्या होगा, छोटा डॉट हो, छोटा क्रॉस होगा, इसमें भी छोटा क्रॉस होगा, इसमें छोटा डॉट, इसमें भी छोटा डॉट। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग देखें यहाँ पे इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, यानी ओवरऑल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सबका देख लेते हैं मिला करके, ठीक है। इतना दूर तक आपका पूरा पूरा क्या होगा, एक तरीके से क्लॉकवाइज है मतलब डाउनवर्ड, ठीक है। और इतना दूर क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये भी डाउनवर्ड, मतलब रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ये डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि अब ये आयरन के अंदर है। आयरन के अंदर का मतलब क्या है, इसके अंदर साउथ बनेगा, इसके अंदर आपका नॉर्थ बनेगा, ठीक है। या फिर सीधी सीधी कहिए ना, ये आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड था, तो रोटर का आपका क्या हो जाएगा, φ2 में दिखाऊँ, φ2 मतलब क्या, ये सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे क्या है मेरा रोटर है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने 3 फेज वाइंडिंग कर रखा है, ठीक है, तो सीधी सी बात ये भी कैसा होगा, आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा ना। और इसका भी कौन डिसाइड करेगा, यही वाला कंडक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसी कंडक्टर के हिसाब से ना आपका ये डाउनवर्ड दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस मान के चल रहे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने
ये जो आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड था नॉर्थ साउथ, यही रोटेट कर रहा है ना भाई, समझ रहे हैं। इसको हम लोगों ने किस डायरेक्शन में रोटेट करवाया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहता हूँ तो क्या ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, फाई 1 आपका इस डायरेक्शन में भाग रहा है और फाई 2 आपका इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है ना, फाई 2 आपका लैग कर रहा है कितने से, 90 डिग्री से लैग कर रहा है, किससे, फाई 1 से। तो अब समझिए इस चीज़ को कि अगर ये फाई 1 है, फाई 1 मतलब स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं 1500 आरपीएम पे घूम रहा है, और डिफॉल्ट में मान के चलिए जो फाई 2 होता है ना, फाई 2 भी आपका 1500 आरपीएम पे ही घूमता है। अभी समझाऊंगा कैसे ये 1500 आरपीएम पे घूमता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री का, इसी को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है। और क्योंकि दोनों का स्पीड, ये भी 1500 आरपीएम, ये भी 1500 आरपीएम, तो दोनों अगर 1500 आरपीएम पे घूम रहा है भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है इनके बीच में जो डेल बना हुआ रहेगा, ये क्या बना रहेगा, हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। यानी यहाँ पे जो 90 डिग्री है हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। और ये डेल हमेशा कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के टॉर्क बनता है। टॉर्क कैसे बनता है उस पर भी बात करेंगे। देखिए टॉर्क कैसे बना, स्टेटर का तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और रोटर का कहाँ बन रहा है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, ठीक है। तो अगर मैं इसको मशीन के अंदर दिखाऊं इनबिल्ट करके, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्टेटर का हो गया भाई। इसी के अंदर अगर मैं रोटर दिखा दूं, और रोटर का क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉर्थ बना है यहाँ पे साउथ बना है, तो मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ, इसमें सिंपल रखते हैं, इधर साउथ दिखा देता हूँ इधर नॉर्थ दिखा देता हूँ। अब सिंपल वे में समझिए, ये नॉर्थ रोटर का और स्टेटर का, इसको मैं N1, इसको N2, इसको S1, इसको S2 बुक के साथ सिंक्रोनाइज होने के लिए, ठीक है। N2 S2 मतलब रोटर, N1 S1 के अंदर स्टेटर, ठीक है। तो देखिए ये नॉर्थ क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, यानी इसको धकेलेगा, रोटर को ये क्या करेगा इस डायरेक्शन धकेलेगा, और ये साउथ क्या करेगा S1 N2 को अट्रैक्ट करेगा, यानी इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। और ये S2 क्या करेगा N1 से अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, दो मैग्नेट बनाना, एक स्टेटर पे मैग्नेट बना एक रोटर पे मैग्नेट, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन टॉर्क होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या फिर कहीं इंट्रैक्शन टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रैक्ट कर रहा है दोनों, उसके चलते आपको क्या बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट हो रहा है, यानी रोटर क्या होगा एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ओके। और इत्तेफाक की बात है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है, उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, रोटर पे भी टॉर्क जनरेट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है समझिए। अब वो हम लोग यहाँ पे लेंज लॉ की बात करते हैं भाई, ठीक है। देखिए समझिए, और अभी ये पूरा इंडक्शन मोटर का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई, ठीक है, कुछ भी मैं नया नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। इतना हम लोग पूरा डेप्थ में जाने के बाद हम लोग ऊपर चलेंगे। नॉर्थ था साउथ था, बीच में मेरा क्या यहाँ पे रोटर रखा हुआ था, ठीक ना भाई। और रोटर के अंदर कंडक्टर है, इमेजिन कीजिए, ठीक है। और कंडक्टर के अंदर हम लोग का कॉइल डला हुआ है, सॉरी मतलब स्लॉट्स के अंदर कॉइल डले हुए हैं। तो सीधी सी बात है, जब ये जैसे हम लोग ने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया है, तो ये एक तरीके से घूमना स्टार्ट हो गया, जो भी स्पीड होगा, जो भी हम लोग ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, मान लेते हैं NS = 120F/P, ठीक है। तो 2 पोल के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 120 × 50 / P, यानी कितना आ जाएगा आपका 2, तो इसको 25 कर लेते हैं, यानी 3000 RPM आएगा ना, ठीक है। तो NS आपका यहाँ पे आ जाएगा 3000 RPM, ठीक है। इस इतने स्पीड से क्या है, एक तरीके से ये मैग्नेट घूम रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे अब कंडक्टर रखा हुआ है, तो इसके अंदर से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसको ये पसंद नहीं आएगा भाई, ठीक है। ये एक तरीके से नेचर्स का लॉ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी आपका लॉ है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल या फिर लेंज लॉ, उनका ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन कंडक्टर को एक तरीके से पसंद नहीं है इतना जो चेंज हो रहा है, सीधी सी बात है। अब इस चेंज को क्या करेगा, ये अपोज करेगा, ठीक है। तो इस चेंज को अपोज करने के लिए ये क्या करता है, चालाकी क्या करेगा कि इस फ्लक्स के कारण, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स आपका हमेशा चेंज हो रहा है, तो सीधी सी बात है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा, इसके अंदर आपका EMF इंड्यूस हुआ, जो कि हम लोगों ने देखा। और इसको हम लोगों ने अभी इंस्टेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए प्योर रेजिस्टिव मान रखा, तो सीधी सी बात है अगर आपका EMF इसके अंदर मैक्सिमम है, तो इसी इंस्टेंट पे क्या होगा, करंट भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और करंट इसके अंदर अगर आ गया, और क्योंकि इसके अंदर हम लोग इस तरीके से वाइंडिंग डाल रखा है, नहीं 3 वाइंडिंग डाल रखा ना भाई रोटर के अंदर भी, ठीक है, 120 पे रखा हुआ, और तीनों के अंदर आपका बताइए अगर करंट आ गया, क्योंकि बैलेंस सप्लाई देने के चलते यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, तो उसी नेचर का यहाँ पे भी होगा ना। देखिए इस चीज़ को समझिए भाई, ये जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ स्टेटर में, वो कैसे बना हुआ है, वो 3 पल्सेटिंग, मतलब इसके अंदर 3 वाइंडिंग क्या होता है स्टेटर के अंदर, और हर एक वाइंडिंग के अंदर, नहीं हर एक फेज के अंदर, फेज A, फेज B, फेज C के अंदर, तीनों में क्या था, इसमें भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी पल्सेटिंग, इसमें भी पल्सेटिंग। तो सीधी सी बात है तीनों मिल करके आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा था ना। फिर से इसको खोल करके देखिए, यानी यहाँ पे जो आपका रोटेटिंग
मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है ना, इसको फिर से खोल करके देखिए, तो खोलने पे आपको ये एक तरीके से नजर आ रहा है, ए में पल्सेटिंग, बी में भी पल्सेटिंग, सी में भी पल्सेटिंग, ठीक है। तो यही ना तीनों फेज का पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक तरीके से इंटरेक्ट कर रहा होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब हम लोग तीनों को कंबाइन करके देख रहे हैं, समझ रहे बात को। लेकिन समझिए, रोटर के अंदर हर एक इंस्टेंट के बाद ये तीनों एक तरीके से पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो उसके चलते सीधी सी बात है, अगर स्टैंडिंग वेव है यानी पल्सेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो रोटर के अंदर भी क्या होगा, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, सीधी सी बात है। लेकिन रोटर के अंदर भी क्या है, 3 वाइंडिंग क्या हो, तो सीधी और 3 पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। लेकिन तीनों का जब हम लोग एक साथ रिजल्ट देखेंगे तो हम लोग को लगेगा कि रोटर के अंदर भी क्या है, एक तरीके से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब साइड में बैठ करके सोचने वाला बात है, ठीक है भाई। इसको आप शांत रह करके कभी भी समझिएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, तब आपको ये सब समझ में आएगा। तो इसके अंदर भी आपका क्या हो गया, एक तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया। और अब फिर ऐसे समझिए, इसने भी अपना क्या कर रखा है, मैग्नेट बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे साउथ बनाया, यहाँ पे एक तरीके से नॉर्थ बनाया, इससे चलते आपका ये टॉर्क, यानी यहाँ पे टॉर्क बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर करंट आ गया, तो करंट आया तो सीधी सी बात है, यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स बनेगा तो सीधी, और दो मैग्नेट बन गया, एक स्टेटर का मैग्नेट, एक रोटर का मैग्नेट, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन हुआ, इंट्रैक्शन होने के चलते अब रोटर जो है इसी डायरेक्शन में क्यों घूमा, इसके पीछे का राज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रखा है, यानी ये इस डायरेक्शन में आपका क्या है, φ1 घूम रहा है, तो टॉर्क भी आपका इसी डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। क्यों बनेगा समझिए, अगर ये रोटर इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दे भाई, तो अगर मान लेते हैं φ2 जो है आपका 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, और अगर रोटर मान लेते हैं अभी लेट से 2800 आरपीएम पे घूमना स्टार्ट कर दे, ठीक है, यानी रोटर का भी स्पीड एक तरीके 2800 आरपीएम पे आ जाए, तो सीधी सी बात है इस केस में, यानी अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज़ करेंगे, एन एस है मेरा 3000 आरपीएम, और एन आर मान लेते मतलब रोटर भी, क्योंकि रोटर तो सीधी सी घूमेगा ही, हर हाल में घूमेगा। तो अगर ये रोटर का मान लेते अभी स्पीड मान लेते हैं 2800 आरपीएम है, तो सीधी सी बात है दोनों अगर सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन, तो इनके बीच में रिलेटिव स्पीड क्या रहेगा बताइए, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 200 आरपीएम का। यानी अब जो है इनके बीच में जो फ्लक्स चेंजिंग हो रहा होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ कितने आरपीएम के लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ 200 आरपीएम पे होगा, ठीक है। वही अगर स्टैंड स्टिल पे था ये रोटर, जब रुका हुआ था, तो उस केस में इनके बीच में रिलेटिव स्पीड कितना था, 3000 आरपीएम का, क्योंकि रोटर तो स्टैंड स्टिल पे 0 आरपीएम पे था ना, समझ रहे बात हो। तो स्टैंड स्टिल में क्या देखने को मिल रहा था, इसको ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा था, ठीक है। और वही जब ये खुद, क्योंकि इसको अपोज करना है, इस चेंजिंग वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है, तो इसने क्या किया, खुद से एक तरीके से घूमना स्टार्ट कर दिया है। खुद से इसलिए घूमना स्टार्ट कर दिया ताकि ये जो इसके अंदर में चेंजिंग ला रहा है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको जो देखने को मिल रहा है, उसको क्या कर सके, एक तरीके से कम कर सके, उस चेंज को एक तरीके से क्या कर सके, ये अपोज कर सके, ठीक है। इसलिए घूमना स्टार्ट करता है यहाँ पे, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा, वर्किंग प्रिंसिपल। अब यहाँ पे कुछ और बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे टॉर्क की बात करेंगे भाई, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क का मतलब क्या है, ये जो आपका लोड एंगल है, इस पर हम लोग आएंगे, अभी थोड़ा सा पाउज होइए, टॉर्क के ऊपर बात करता हूँ। देखिए, जब ये स्टैंड स्टिल पे था मशीन, स्टैंड स्टिल कहने का मतलब क्या, एन आर मेरा एक तरीके से 0 था, एन एस मेरा यहाँ पे एक तरीके से 3000 आरपीएम था। तो सीधी सी बात है, इनके बीच में आपका रिलेटिव स्पीड बहुत ज़्यादा है, 3000 आरपीएम का, तो सीधी सी मतलब फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इंड्यूस्ड होगा। और ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, इसका मतलब क्या, करंट भी इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा, फिर ये बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, राइट। क्योंकि भाई जो ईजी होता है, जनरेटेड ईएमएफ के इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होता है, d∅dt के ऊपर, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि आपका फ्लक्स चेंजिंग ज़्यादा है, तो ईएमएफ भी ज़्यादा होगा, करंट भी ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा, सीधी सी बात है, इसका जो मैग्नेट बनेगा ना, ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो स्ट्रेंथ बनेगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। और अगर मैग्नेट स्ट्रांग है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आपका ये जो पुश पुल हो रहा है ना, दो मैग्नेट में हमेशा क्या होता है, टॉर्क यहाँ पे आने का मतलब क्या है भाई, दो मैग्नेट भाई, एक रोटर का हो गया, एक स्टेटर हो गया, इनके बीच में हो क्या रहा है, पुश पुल हो रहा है ना। मैग्नेट करता है क्या है, खींचता है एक को रिपेल करता है, समझ रहे, मतलब पुश पुल ही ना एक तरीके से टॉर्क हो यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ये रोटर का काफ़ी स्ट्रांग मैग्नेट है अभी स्टैंड स्टिल में, तो सीधी सी बात है, कस के खींचेगा, मतलब इसको ट्विस्टिंग, यानी किसी भी चीज़ को ऐंठने का ताकत या फिर किसी चीज़ को घुमाने का ताकत क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और वही जब हम लोगों ने यहाँ पे एक स्पीड ले लिया, एन आर 2800 आरपीएम, तो इसमें क्या है आपका
जो फ्लक्स चेंजिंग होगा बहुत कम हो चुका है, 200 आरपीएम के चलते जो आपका हो रहा होगा फ्लक्स चेंज, उसके कारण क्या होगा, ईएमएफ जो होगा यानी डी/dt नेचर आपका कम हो गया, ये चेंजिंग नेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो गया, तो ईजी भी कम हो जाए, ईजी कम हो गया तो आपका करंट कम हो जाए, कम करंट हो गया इसका मतलब क्या, टॉर्क आपका एक तरीके से कम हो जाए, यानी जब रनिंग कंडीशन में आ जाता है ना इसका टॉर्क घट जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग फिर से डेल्टा के ऊपर फोकस करते हैं, और डेल्टा के ऊपर फोकस करने से पहले भाई फिर से हम लोग बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन था ना, कि जो आपका रोटर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, या फिर ये जो स्पीड है रोटर का मैग्नेटिक फील्ड का, ये एनएस के स्पीड पे कैसे आ जाता है, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एट स्टैंड स्टिल पे लेकर के चल रहा हूँ, और इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्टेटर में भी क्या है मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और रोटर में भी क्या है मेरा एक तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अभी तो हम लोगों ने स्लिप रिंग वाला कंडीशन लेकर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लॉट्स दिखा रखे हैं। देखिए, जो भाई आपका स्क्वायरल केज होता है ना, स्क्वायरल केज में समझिए, जैसे इसमें तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे रोटर में भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए 3 फेज का वाइंडिंग कर रखा है। ठीक है, तो स्क्वायरल केज में कैसे करते हैं, तो स्क्वायरल केज में आप देखिए कभी भी कुछ इस तरीके का आपका रोटर होता है। ठीक है, इस तरीके का आपका रोटर रहेगा, कभी मैं दिखा दूंगा, और इस तरीके से आपका क्या होता है, एल्युमिनियम बार ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एल्युमिनियम बार यहाँ पे काउंट कीजिएगा ना कभी भी ध्यान से, ये अपने मर्जी से नहीं डाला हुआ रहता है। ठीक है, कि 5 डाल दिया, 10 डाल दिया, 15 नहीं, ये इस तरीके से डाला रहता है भाई कि इसके अंदर जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के चलते आपका जो करंट फ्लो हो वो उसके चलते 3 कंप्लीट पाथ मिले इसको। ठीक है, मतलब 3 फेज के लिए पाथ मिले। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर सके। ठीक है, और ये जो आपका स्लिप रिंग या फिर कहीं वाउंड रोटर टाइप जो होता है उसमें तो आपका ऑलरेडी इस तरीके से स्लॉट करके हम लोग उसमें वाइंडिंग करते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कैसे होता है। देखिए सिंपल, अभी मान लेते हैं एनएस अभी आपका यहाँ पे 3000 आरपीएम था, राइट, और मान लेते हैं एनआर जो है रोटर का जो स्पीड है, क्योंकि रोटर घूमना स्टार्ट करेगा, क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर टॉर्क आ रखा है। ठीक है, ये मान लेते हैं अभी 0 है क्योंकि स्टैंड स्टिल लेकर के चल रहा है, तो सीधी सी बात है जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है जो एफआर, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी, क्या होता है आपका स्लिप इनटू एक तरीके से सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। थोड़ा सा एडवांस लेकर चल रहा हूँ और ये सब को पता होना चाहिए सब रिलेशन। ठीक है, और जहाँ पे हम लोग स्लिप की बात कर रहे थे, स्लिप क्या होता है आपका एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय आपका एन एस होता है। ठीक है, तो अभी आपको पता है क्योंकि एन आर मेरा 0 है तो सीधी सी बात है स्लिप क्या हो जाएगा, एन एस डिवाइडेड बाय एन एस, यानी 3000 डिवाइडेड बाय 3000 यानी क्या होगा, एक तरीके से 1 होगा। यानी स्लिप अगर मेरा एक तरीके से 1 है तो सीधी सी बात है अगर मैं यहाँ पे स्लिप का वैल्यू 1 पुट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टैंड स्टिल में जो एफ आर होगा रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा स्लिप, यानी 1 इंटू क्या हो जाएगा 50 हर्ट्स, क्योंकि सप्लाई मैंने 50 हर्ट्स दिया, इसका मतलब क्या आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हर्ट्स, यानी जो फ्रीक्वेंसी आपका रोटर के अंदर है वही आपके स्टेटर के अंदर में भी रहेगा। राइट, तो अगर यहाँ पे समझिए अगर एफ एस बराबर एफ आर 50 हर्ट्स है, और आपको पता है क्योंकि जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड का जो रिलेशन होता है 120 एफ बाई पी, तो सीधी सी बात है भाई स्टैंड स्टील में अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस रिलेशन में, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनएस मतलब क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 120 और ये जो नंबर ऑफ पोल यहाँ पे दो दो लेकर चल रहे हैं ना, देखिए ऐसा समझिए, इधर मैं कर देता हूँ स्टेटर, इधर मैं कर देता हूँ रोटर। ठीक है, दोनों में आपको पता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होना है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने का फार्मूला होता है 120 एफ बाई पी। यहाँ पे भी आपका वही फार्मूला लागू होगा 120 एफ बाई पी। राइट, यहाँ पे एफ आर कर देता हूँ मैं रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे एफ एस कर देता हूँ क्योंकि स्टैंड स्टील है तो सीधी सी बात है 120 यहाँ पे रहेगा, 120 यहाँ पे भी रहेगा फार्मूले के हिसाब से। नंबर ऑफ पोल यहाँ पे भी 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2, क्योंकि रोटर में भी 2 पोल बनता है, स्टेटर में भी 2 पोल बनता है। ठीक है, इनटू अब यहाँ पे एफ एस सप्लाई फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्स है, तो यहाँ पे भी मेरे को 50 हर्ट्स, क्योंकि एफ आर और एफ एस क्या है बराबर स्टैंड स्टील लेकर के चल रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी क्या आया 3000 आरपीएम आया, यहाँ पे भी 3000 आरपीएम आया। ठीक है, राइट, समझ रहे बात को। अब हम लोग सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया है भाई कि एन आर मान लेते हैं मेरा यहाँ पे 2800 आरपीएम है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्लिप निकालते हैं। स्लिप क्या हो जाएगा आपका एन एस, यानी 3000 माइनस 2800 डिवाइडेड बाय 3000। ठीक है, कितना आएगा आपका ये 200 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे 3000 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/15।
देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया भाई, आपका जो स्लिप आएगा 1/15 यानी 0.06, ठीक है। और अब क्योंकि स्लिप हम लोग को पता चल गया है तो एफ आर हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2800 आरपीएम पे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एफ आर बराबर क्या होता है स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्लिप का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 0.06 और एफ एस है मेरा 50 हर्ट्स, तो यहाँ पे रोटर फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 3.3 हर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। यानी 2800 आरपीएम पे जब मेरा रोटर घूम रहा होगा, ठीक है, तो उस समय जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा रोटर के अंदर कितना है आपका, इतना है, ठीक है। अब समझिए एक चीज, समझिए समझिए भाई, स्टेटर से तो हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। स्टेटर का जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये 3000 आरपीएम पे घूमते रहेगा, ठीक है। फिर चाहे स्टैंड स्टिल हो या फिर कुछ भी रहे, कोई भी कंडीशन लेकर के चलते रहे, ठीक है। ये आपका 3000 आरपीएम पे कांस्टेंट मेंटेन, ठीक है। हम लोग को रोटर का जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना है ना, इसको हम लोग को कहाँ लेकर के जाना है, हम लोग को ये प्रूव करना है कि रोटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है ये भी क्या है एक तरीके से एनएस के स्पीड पे ही घूमता है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल पे तो मैंने आपको समझाया कैसे एक तरीके से 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, क्योंकि जो आपका एफ आर है और ये जो एफ एस है ये एक तरीके से बराबर होता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी एक तरीके 3000 आरपीएम। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं 2800 आरपीएम पे कैसे एक तरीके से जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है किसका, रोटर का, ये कैसे 3000 आरपीएम पे आता है, समझिए। तो समझिए इस चीज़ को भाई, क्योंकि रोटर तो इटसेल्फ अभी क्या है एक तरीके से 2800 आरपीएम पे घूम रहा है, समझिए। ये रोटर है आपका, मान लेते हैं, ठीक है। ये खुद अभी क्या है एक तरीके से 2800 आरपीएम पे गोल गोल घूम रहा है, राइट। देखिए तो जो आपका भाई यहाँ पे फोटो बनाना पड़ेगा मेरे को, देखिए नॉर्थ साउथ दिखा देता हूँ। इमेजिन कीजिए आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है 3000 आरपीएम पे, ठीक है, एनएस के स्पीड पे। अब जो ये रोटर है, ये रोटर जो है इटसेल्फ, इसका जो मैकेनिकल स्पीड है अभी कितना है 2800 आरपीएम, राइट। लेकिन भाई इसके अंदर जो कंडक्टर डाल रखे हैं हम लोगों ने इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर जो करंट है आपका, उस करंट के चलते जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको कितने पे घूमना है, उसको भी घूमना है यहाँ पे 3000 आरपीएम में, ठीक है। तो समझिए ये जो 2800 आरपीएम है, या फिर ऐसा समझिए ये जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है किसका, रोटर का, ठीक है, ये किसके अंदर है, रोटर के अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है ना, समझिए। तो 2800 आरपीएम पे तो मैकेनिकल स्पीड आपका रोटर का इटसेल्फ है ही, मतलब क्या हुआ कि 2800 आरपीएम तक जो आपका ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है रोटर के चलते जो बन रहा है, ये तो आने तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रोटर पे ही एक तरीके से बैठा हुआ है भाई, ठीक है। रोटर इसको 2800 आरपीएम प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। लेकिन इसको अभी 2800 आरपीएम पे नहीं घुमाना है मेरे को, इसको कहाँ तक लेके जाना है 3000 आरपीएम तक लेकर के जाना है, ठीक है। यानी अभी अगर ये 2800 आरपीएम पे घूम रहा है, इमेजिन कीजिए लेट्स से आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है रोटर का ये 2800 आरपीएम पे अगर है, 2800 आरपीएम पे क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि रोटर इटसेल्फ 2800 आरपीएम पे घूम रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें भी कितना 200 आरपीएम और ऐड करना पड़ेगा ना, तब जाकर के क्या होगा एक तरीके से इस एनएस के स्पीड के साथ ये सिंक्रोनाइज हो पाएगा, राइट। तो जो 200 आरपीएम इसको एक्स्ट्रा कहाँ से मिलता है यही लोगों को समझ में नहीं आ पाता, ठीक है। समझिए ये जो 200 आरपीएम इसको चाहिए, 2800 आरपीएम तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि रोटर एक तरीके से घूम रहा है, तो रोटर में ही आपका कंडक्टर डल रखा है, कंडक्टर में ही आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट के चलते ही आपका ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2800 आरपीएम पे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर का भी घूमेगा, ठीक है। आपके हिसाब से सही है, मान लिया मैंने 2800 आरपीएम पे घूम रहा है, लेकिन मेरे को भाई यहाँ पे 200 आरपीएम और चाहिए ना। अगर थ्योरी के हिसाब से अगर चल रहे हैं, आप डिफॉल्ट में मान के चल रहे हैं कि जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है और जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक साथ घूमता है, 3000 आरपीएम में घूमता है, तो सीधी से अभी भी इसको 200 चाहिए ना भाई, 200 आरपीएम चाहिए। 200 आरपीएम कहाँ से मिलता है, तो इसके अंदर जो आपका फ्रिक्वेंसी जनरेट हुआ कितना अभी हुआ 3.3 हर्ट्स। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, देखिए यहाँ पे 3.33 हर्ट्स। ये जो फ्रिक्वेंसी है ना, इस फ्रिक्वेंसी का तो अभी तक हम लोगों ने जिक्र नहीं किया, इसका कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं किया ना हम लोगों ने, समझ रहे बात को। तो क्योंकि 2800 आरपीएम पे रोटर के अंदर कितना है आपका, अगर हम यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड की बात करें किसके लिए, रोटर के लिए कितना हो जाएगा 120 गुना एफ, रोटर का हम लोग निकाल रहे थे कितना पुट करेंगे 3.3 हर्ट्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे पी कितना 2, तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 198 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है भाई। यानी ये आरपीएम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं
ऐसे निकालते हैं 50 हर्ट्ज़ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए ना, कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा आपने, एन एस इक्वल टू 120/p, रोटर के लिए भी आपका एन एस इक्वल टू 120f/p, मतलब वही फ्रीक्वेंसी है रोटर का, ठीक है। देखिए तो 120 यहाँ पे भी है, 120 यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ पोल 2 यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ पोल 2 यहाँ पे भी है, तो सीधी सी बात है 120 यहाँ पे भी, 120 दो पोल यहाँ पे, कंपेयरिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ना बचा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि 50 हर्ट्स पे आपका 3000 आरपीएम था, तो 1 हर्ट्स अगर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो कितना आएगा आपका, 3000 डिवाइडेड बाय 50 हर्ट्स, इतना आरपीएम। तो मेरे को निकालना कितने पे, 3.3 हर्ट्स पे निकालना, तो सीधी सी बात है पुट किया था 198 आरपीएम आएगा, यानी 2800 आरपीएम जो है इसको ये रोटर ही दे रहा है, क्योंकि रोटर इटसेल्फ क्या है 2800 आरपीएम पे घूम जा रहा है, ठीक है। बाकी का इसको जो 200 आरपीएम चाहिए, 200 आरपीएम कौन दे देगा, जो इसके अंदर आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इंडक्शन प्रिंसिपल कारणों से चलते जो करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के चलते जो आपका यहाँ पे मतलब जो फ्रीक्वेंसी सेटअप हुआ, भाई इसके अंदर खुद का फ्रीक्वेंसी सेटअप होगा ना, तो सीधी सीधी सी बात, फ्रीक्वेंसी कितना मेरा इतना, तो इस बेसिस पे कितना आपको आरपीएम मिल गया 198 आरपीएम, यानी ये 2800 तो है ही, रोटर ने इसको प्रोवाइड कर रखा है। अब इसका खुद का जो आपका फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ, जिसको हम लोग एफआर बोल रहे हैं, उसके चलते आपको क्या मिल जाएगा, ये 200 आरपीएम का स्पीड मिल जाएगा। तो जब ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कितने पे आ जाएगा, ये 3000 आरपीएम पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दोनों एक साथ घूमता है, मतलब इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है, एक तरीके से जीरो हो जाता है, ठीक है। अब समझिए भाई, ये जो आपका स्टेटर का नॉर्थ साउथ है, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से मान रखा है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ इस तरीके एक्सिस बनेगा ना, ये एक तरीके से ये मैंने मान रखा है φ1, ठीक है, ये एक तरीके से 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, ठीक है। और जो रोटर के अंदर बना है, रोटर के अंदर क्योंकि हम लोगों ने प्योर रेजिस्टिव लिया तो हमेशा ये 90 डिग्री का फेस शिफ्ट रहेगा भाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया φ2, तो इनके बीच, क्योंकि ये भी 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, ये भी 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, तो सीधी सी बात है इनके बीच में हमेशा जो एंगल बनेगा, जो हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री बना हुआ रहेगा। इनके बीच में रिलेटिव स्पीड बाई जीरो है, तो सीधी सी बात है एंगल क्या होगा, हमेशा इसके बीच में कॉन्स्टेंट मेंटेन रहेगा। कॉन्स्टेंट मेंटेन होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए इसको समझिए, अब इसको समझना जरूरी है। देखिए सिंपल वे में अगर मैं आपको एक गेम खिलाऊँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैग्नेट है, ठीक है, और आइसोलेटेड मैग्नेट है। आइसोलेटेड मैग्नेट कहने का मतलब क्या, क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं है जो सिंगल पोल का हो। सिंगल पोल कहने का मतलब क्या, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा एग्जिस्ट करता है मैग्नेट में, फिर चाहे कितना भी छोटा हो। तो हम लोग यहाँ पे एक तरीके से हाइपोथेटिकल कंडीशन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मान लेते हैं मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसका आप इमेजिन कीजिए, इस साइड में इसका साउथ होगा, इस साइड में इसका क्या होगा, नॉर्थ होगा, क्योंकि कभी भी सिंगल पोल लाई नहीं करता है दुनिया में, ठीक है। और अभी जो मेरा यहाँ पे ये स्टेटर का समझिए, ठीक है, और रोटर का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा साउथ बना, यहाँ पे मेरा नॉर्थ बना, ठीक है, इस तरीके से। तो सीधी सी बात है भाई, अगर इसका फिक्स है, अगर इसका एक्सेस फिक्स है और ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे समझिए फिक्स होकर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और ये भी एक तरीके से ऐसे समझिए केस 1 में ये था मेरा पोजीशन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला साउथ इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये नॉर्थ नॉर्थ है तो इसको रिपेल करेंगे, धक्का देगा इसको, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा आपका, ठीक है, केस 1 में। अब मान लेते हैं सेकंड केस में, क्योंकि ये घूम रहा है ना भाई, ये सब घूम रहा है, मान लेते हैं घूम करके अभी ये नॉर्थ यहाँ पे पहुँच गया, अभी स्टेटर का दिखा रहा है, ये साउथ है ना इसका, ठीक है, ये साउथ यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, ये साउथ यहाँ पे पहुँच गया, तो सीधी मतलब 90 डिग्री का फेस शिफ्ट दिखा रहा है भाई केस 2 में, मैकेनिकल फेस शिफ्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो साउथ यहाँ पहुँच जाएगा स्टेटर का, नॉर्थ यहाँ पहुँच जाएगा वही। रोटर में भी देखिए कि रोटर भी आपका क्या है, 2 पोल लेके चल रहे, तो 2 पोल में इसमें भी अगर 90 डिग्री का फेस शिफ्ट दिखाएं तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ आपका यहाँ पहुँच जाएगा और साउथ आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अगेन देखिए, तो इनके बीच में इनका जो एक्सिस है ये φ1 है, और ये आपका क्योंकि उल्टा होता है ना रोटर के अंदर, ठीक है, ऐसे दिखा देता है, ये हो गया आपका φ2। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, वही है भाई, लीड लैग वाला कॉन्सेप्ट गलत हो है, समझिए। इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। हाँ, तो मतलब ये ऐसे गोल गोल घूमते रहेगा ना, समझ रहे बात। तो इनके बीच में हमेशा एंगल क्या होता है, एक तरीके से कॉन्स्टेंट, टॉर्क जनरेट करने के लिए ऐसा होना भी चाहिए, समझ रहे बात। इनके बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, जो आपका डेल है, जिसको हम लोग लोड एंगल बोल रहे हैं, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपका टॉर्क बनेगा भी। मान लेते हैं अभी, जैसे मान लेते हैं स्टेटर जो है आपका 180 शिफ्ट हो गया, 180 शिफ्ट होने का मतलब क्या, अपोजिट हो गया, ठीक है। इधर आपका साउथ आ गया और इधर आपका नॉर्थ आ गया, ठीक है, ऐसा समझिए। और रोटर में एक तरीके से मान लेते थोड़ा सा तेज भाग गया रोटर आपका, ठीक है, मतलब रोटर का जो रोटेटिंग मोमेंट थोड़ा सा तेज भाग गया, तो थोड़ा सा तेज भाग गया इसका मतलब क्या, आपका जो φ1 है तो इस एक्सिस पे है, लेकिन मान लेते हैं आपका रोटर के चलते जो आपका है ना, यहाँ पे मान लेते हैं भाई नॉर्थ यहाँ पहुँच गया
और साउथ जो है आपका यहाँ पहुँच गया, तो देखिए तो ये एक्सिस बन गया, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, एक तरीके से कम हो गया। तो ये एंगल एक तरीके से कम हो गया, तो सीधी सी बात है ये टॉर्क नहीं पैदा होने देता भाई, ठीक है। मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको, समझ रहे हैं? या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंक्रोनस मशीन पे आके बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया होगा कि 3 फेज इंडक्शन मशीन कैसे आपका सेल्फ स्टार्ट होता है, क्योंकि भाई इसमें आपका लेंस लॉ होता है। लेंस लॉ के हिसाब से आपका क्या, इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है और ये एक तरीके से क्या कर रहा है, इसको अपोज करने के लिए खुद इटसेल्फ घूमने लग जा रहा है। घूम क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट बन रहा है ना, टॉर्क जनरेट हो रहा है आपका, ठीक है, इसलिए ये घूमने लग रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग सेल्फ स्टार्ट बोल रहे हैं। अब देखिए सिंक्रोनस मशीन में क्या प्रॉब्लम होता है, स्टेटर तो सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जैसे 3 फेज सप्लाई दिया, तो मान लेते हैं आपका ये नॉर्थ है साउथ है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। लेकिन भाई सिंक्रोनस मशीन में हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर जो आपका मैग्नेट बनता है ना, रोटर मैग्नेट, वो कभी भी इंडक्शन प्रिंसिपल के चलते नहीं बन पाता है, समझ रहे बात को। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक जनरेटर लगा करके फिर बैटरी लगा करके एक्साइटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तब जा करके क्या होता है इसमें, इस तरीके का, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिए, इंडक्शन मोटर के केस में जैसे हम लोग 3 फेज सप्लाई दे रहे थे स्टेटर में, उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते क्या हो रहा है, इस रोटर के अंदर पूरा पूरा एक तरीके से कहिए आ रहा है, पावर आ रहा है, ठीक है। या फिर कहिए इसके अंदर आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, करंट आया, करंट आने के चलते आपका इसका खुद का पोल बना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके कारण फिर इंट्रैक्शन हुआ, इंट्रैक्शन होने के कारण ये फिर से घूमना स्टार्ट हुआ, ताकि इस मेन फील्ड को ये क्या कर सके, अपोज कर सके, या फिर कहीं जो चेंजिंग हो रहा है उसको एक तरीके से कम कर सके, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाने के लिए, यहाँ पे जो भी आपका नॉर्थ साउथ बन रहा है ना, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से एक तरीके से सप्लाई दे रहे हैं, सबसे पहली बात। और देखिए इसको ऐसे समझिए भाई कि जैसे हम लोग ने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया है अपने सिंक्रोनस मशीन के अंदर, यानी मोटर के अंदर, तो ये मान लेते हैं आपका 2 पोल का है पूरा पूरा, तो ये कितने आरपीएम पे घूमेगा, 3000 आरपीएम पे। यानी इसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ, ये 3000 आरपीएम पे घूम रहा है। मान लेते हैं आपका 5 था, ये 3000 आरपीएम पे से गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया, राइट। अब देखिए ये जो रोटर है, इस रोटर के अंदर आपको पता है भाई हमेशा वाइंडिंग किया हुआ रहता है इस तरीके से, ठीक है। और ये वाइंडिंग क्या होगा, बाहर निकला हुआ रहेगा, और कहाँ जोड़ते हैं इसको, बैटरी में जोड़ते हैं हम लोग। सबसे पहले समझिए, ये एक तरीके से अगर ओपन हुआ, मान लेते हैं बैटरी वोटरी नहीं जोड़ रहा, सीधी सी बात है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाइंडिंग ओपन है अभी। सबसे पहली बात तो ये हुआ, ठीक है। यानी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होता, इसके अंदर कभी भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा ही नहीं, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं बाहर से मैं इसमें डीसी सप्लाई दे भी दूं, ठीक है, इसका अगर डीसी सप्लाई दे भी देते हैं भाई, मान लेते हैं ये मैग्नेट बन भी गया नॉर्थ एंड साउथ, तो क्योंकि यहाँ पे जो इनके बीच में जो डेल है ना, जिसको हम लोग लोड एंगल बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये φ1 इस एक्सिस पे, ठीक है, ये गोल गोल घूम रहा है 3000 आरपीएम पे। अब सीधी सी बात है कि इस नॉर्थ पोल साउथ पोल का, यानी जो रोटर का जो एक्सिस है भाई, इसको भी अगर फिक्स करना पड़े, जैसे मान लेते हैं आप, अगर मैं यहाँ पे मैं φ2, इसको φ2 समझिए भाई, ठीक है, मतलब रोटर का फ्लक्स, ठीक है। अगर इनके बीच में हमेशा मैं चाहूँ कि डेल्टा जो है हमेशा 90 डिग्री का बना हुआ रहे, तो सीधी सी बात है इस रोटर को भी क्या करना होगा, मेरे को 3000 आरपीएम पे एक तरीके से घुमाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और रोटर को घुमाने का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, रोटर को आप घुमाइएगा पकड़ कर, तभी तो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल भी एक तरीके से घूमेगा। इंडक्शन मशीन के अंदर अलग कॉन्सेप्ट था, इंडक्शन मशीन में 2800 आरपीएम पे घूम रहा था, लेकिन आपका फिर भी जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था रोटर का, वो कितने पे पहुंच जा रहा था, 3000 आरपीएम पे पहुंच जा रहा था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपका एक तरीके से इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ रहा था, एसी फ्रीक्वेंसी, उसके चलते 200 आरपीएम को एक्स्ट्रा मिल जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझिए, इसके अंदर आपने जो नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाया, वो कैसे बना है, डीसी के कारण बना हुआ। डीसी कारण बना, इसका मतलब क्या, इसको पकड़ करके आपको कितने पे घुमाना पड़ेगा, 3000 आरपीएम पे घुमाना पड़ेगा, तभी ना जा करके φ2 भी क्या होगा, एक तरीके से φ1 के स्पीड पे घूमेगा, और ये दोनों जब स्पीड घूम जाएगा तब जाकर इनके बीच में डेल्टा जो लोड एंगल होता है वो हमेशा एक तरीके से क्या होगा, कांस्टेंट बना हुआ रहेगा, समझ रहे हैं। तो समझिए सिंक्रोनस मशीन के अंदर फिर चाहे मोटर या फिर जनरेटर हो, क्योंकि दोनों में भाई टॉर्क जनरेट होता है। जनरेटर में क्या है, एक तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं डेवलप टॉर्क, लोड लगाने के चलते, ठीक है, जो कि अपोजिशन कर रहा था ना वहाँ पे, बस ये समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको
इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना है ना, तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस रोटर को भी किसी तरीके से 3000 आरपीएम पे घुमाना पड़ेगा। 3000 आरपीएम पे घुमाने का मतलब क्या है कि जिस स्पीड में आपका φ1 घूम रहा है उसी स्पीड पे आपका φ2 घूमने लगा, तो इनके बीच में हमेशा क्या हो गया, डेल कांस्टेंट हो गया। डेल कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या, लॉकिंग हो गया। लॉकिंग हो गया मतलब क्या, आपका हमेशा जो पुश पुल बना हुआ रहेगा, ठीक है, जो भी मैंने आपको समझाया, ये मान लेते स्टेटर का है और ये मान लेता आपका रोटर का है, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा, पुश पुल हमेशा सेम मैग्नीट्यूड का बना होगा। तो सेम मैग्नीट्यूड का बना, क्योंकि इसके ऊपर लोड लगा होता है ना बाहर में, तो उस लोड को हमेशा क्या कर सका है, ये हैंडल करके चला सके, घुमा सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और ये सब मतलब सोचने वाली बात है भाई, ठीक है, इतना मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, तो ये पकड़ लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो इनके बीच में लॉकिंग नहीं हो पाता। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि ये जो भी आपने वाइंडिंग कर रखा है ना, इसको सबसे पहले आप हटा दीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग एक तरीके से डैम्पर बार डालते हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से बार डला हुआ रहता है। बार कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे यही कोशिश करते हैं कि इसको केज की तरह बना दिया जाए, जैसे स्क्वायरल केज होता है ना, केज बना दिया जाए। ठीक है, उसको शॉर्ट कर देते हैं इंड रिंग से। ठीक ना भाई, तो ये सबसे पहले इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होता है। और इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि इसका जो रोटर है इटसेल्फ कितने पे आ गया है, 2800 आरपीएम पे आ गया। ठीक है, और जैसे ही 2800 आरपीएम पकड़ेगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें डीसी एक्साइटेशन देते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक तरीके से बनेगा। और क्योंकि इसको सिर्फ 200 आरपीएम का ही कैच करना है, तो ये क्या करता है एक तरीके से वहाँ पे पुलिंग टॉर्क बोलते हैं उसको। ठीक है, या फिर सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, तो उसके हिसाब से ही क्या करता है, 200 आरपीएम का कैच करता है, तब जाके इनके बीच में लॉकिंग होता है। ठीक है, तो वो बात की बात है। बस ये समझिए कि इंडक्शन मोटर क्यों सेल्फ स्टार्ट होता है और सिंक्रोनस मशीन जो होता है सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं बन पाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉकिंग करने के लिए इसको भी घुमाना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, उसको घुमाने का मतलब 3000 आरपीएम पे रोटर को घुमाने का मतलब आपको प्राइम मूवर से एक तरीके से घुमाना पड़ेगा। प्राइम मूवर घुमाने का मतलब क्या है, आपको फिर बाहर से इंजन लगाना पड़ेगा। बताइए, इस मोटर को घुमाना कितना महाभारत हो जाएगा, नहीं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले इंडक्शन मोटर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डैम्पर बार डाल करके। ठीक है, और ये इंडक्शन मोटर की तरह ऑटोमेटिक इसको 2800 आरपीएम घूम जा रहा था, तो 200 आरपीएम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कौन करेगा, जब हम लोग एक्साइटेशन देते हैं तो ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, तो वो बात की बात है भाई। ठीक है, बस इतना समझिए कैसे ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है। ओके, और डेल का आपको भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ये ब्लैक वाला मान लेते हैं आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ब्लैक पेन, और ये मान लेते हैं रेड वाला जो है आपका रोटर का है। तो इनके बीच में हमेशा ये अगर 3000 आरपीएम पे घूम रहा है और ये भी 3000 आरपीएम पे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो सीधी सी बात है, इनके बीच में हमेशा क्या बनेगा, ये 90 डिग्री हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये जो पुश और पुल बनता है ना यहाँ पे, ये हमेशा इनके बीच में कांस्टेंट बना हुआ रहता है। अगर इनके बीच में एंगल चेंज हुआ ना थोड़ा सा भी आगे पीछे, तो सीधी सी बात, पुश पुल का ताकत कम हो जाता है। पुश पुल का ताकत, लेकिन लोड में तो आपने कोई चेंजिंग नहीं किया ना, तो लोड आपका क्या कर देगा, इसको एक तरीके से स्लो डाउन करने लगेगा। ठीक है, यानी स्टॉलिंग कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा आपका। इसलिए इसके बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का, और ये ऐसे लॉकिंग करके ये पूरा गोल गोल ऐसे घूमते रहता है आपका। ठीक है, तो यही चीज़ भाई आपके मशीन वाले बुक में भी बताया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए भाई, तो ये फोटो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। यहाँ पे ये आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, और रोटर का आपका मैग्नेटिक फील्ड N2 S2 नीचे की तरफ आएगा। ओके, और टॉर्क क्यों लगा इस डायरेक्शन में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है, राइट। ये थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट किया है ऑलरेडी हम लोगों ने भाई बेसिक में। जैसे अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ, एक मिनट, देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था भाई, जब हम लोग पढ़ रहे थे एमएमएफ ऑफ अ कॉइल। ठीक है, एमएफ के चलते हमारा फ्लक्स बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंगल कॉइल डाल रखा है, देख रहे हैं, क्रॉस है, डॉट है, सीधी, और डॉट के चलते आपका एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्रॉस के चलते आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस तरीके से दिखाया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे एज्यूम किया था कि हम लोग का जो ये आयरन कोर है, ठीक है, ये स्टेटर का जो कोर है और ये रोटर का जो कोर है, इसमें जो रिलक्टेंस है भाई वो जीरो है। रिलक्टेंस जीरो का मतलब क्या, इन्फिनाइट परमिएबिलिटी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है ना, सबसे पहले देखिए यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा, राइट, इस तरीके से। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे साउथ बने सकते, इतना दूर तक क्या होगा, साउथ रीजन होगा। ठीक है, और इतना दूर तक क्या होगा, आपका नॉर्थ रीजन होगा। ठीक है, और क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एयर गैप में ही क्या दिखाया, रिलक्टेंस दिखाया, और ये क्योंकि एयर गैप एक तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म है, तो सीधी सी बात है, मतलब ये पूरा बात क्या हो भाई, इस तरीके का आपका क्या होगा, स्क्वायर वेव शेप का क्या बनता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, और क्योंकि पता है ये स्क्वायर वेव है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका फूरियर सीरीज के हिसाब से हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फंडामेंटल हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया। ठीक है, ऑड हार्मोनिक्स। और आपको पता है कि हम लोग हायर ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स को क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल को अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, आपका साइनोसोडियल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, साइनोसोडियल फ्लक्स आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस तरीके से। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका रोटर का एमएमएफ दिखाया गया है इस तरीके से,
और ये आपका क्या है, स्टेटर का दिया है। रिजल्टेंट फ्लक्स का मतलब क्या है, क्योंकि स्टेटर के अंदर भाई 3 फेज वाइंडिंग किया हुआ है ना, तो तीनों का कंबाइन होने के कारण रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी बनता है आपका, मतलब पल्सेटिंग नेचर बनता है ना। ये सब इस लाइन को आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें हम लोग जैसे ही एक्साइटेशन देंगे, मतलब 3 फेज बैलेंस सप्लाई जैसे ही देंगे, तो हमारा एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, फिर जनरेट हो जाता है, फिर बन जाता है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये जो बना है ये तीनों फेज के स्टैंडिंग वेव यानी पल्सेटिंग वेव के मिलने के कारण बना हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ बताया यहाँ पे। ठीक है, जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी लिखा हुआ है ये तीनों के चलते, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, मतलब सिंपल समझिए। आपका स्टेटर का है साइनोसोडियल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपका रोटर का है। इनके बीच में भी हम लोगों ने प्योर रेजिस्टिव लेके चला है, तो डेल 90 डिग्री दिखाया है। यहाँ पे भी देखिए, ये आपका φ1 हो गया, और ये आपका क्या है, एक तरीके से φ2। F2 मतलब क्या, एमएमएफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एमएमएफ अगर बन गया तो सीधी सी बात है φ2 भी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री, तो इस तरीके से आपका ये दिखाया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, और इसके अंदर कैसे क्रॉस हुआ, इसके अंदर कैसे डॉट हुआ, तो इसे मैंने आपको बता दिया। तो वही लिखा है यहाँ पे, क्रॉस होगा, और यहाँ पे बड़ा क्रॉस दिखाएंगे, इधर छोटा छोटा क्रॉस दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि इस अभी मेन जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ कहाँ है, इसके सामने है ना, तो इसमें आपका मैक्सिमम ईएमएफ इसमें छोटा छोटा, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पे प्योरली रजिस्टिव लेकर के चला हुआ है। तो सीधी सी बात है, जैसे ही आपका मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, तो उसी इंस्टेंट में क्या हुआ, करंट भी आ जाए, क्योंकि दोनों फेज में होता है आपका। ठीक है, तो वो दिखा दिया गया आपका। अब देखिए आगे अगर हम लोग पढ़ें, तो वही जो बताया गया भाई, राइट हैंड ग्रिप रूल लगा करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसका फिर हम लोग को पता चला कि जो आपका रोटर का एमएमएफ है या फिर फ्लक्स है, ठीक है, ये क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इधर आपका φ2 है, ये मेरा एक तरीके φ1, तो इनके बीच में क्या है, सॉरी इसको φ2 कीजिए, इसको φ1, इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। ठीक है, ये स्पेस एंगल आ गया 90 डिग्री का। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई, देखिए लिखा होगा, हाँ यहाँ पे देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका द स्पेस एंगल बिटवीन φ2 एंड φ, मतलब F2 मतलब क्या, रोटर का एमएमएफ, और फ्लक्स मतलब क्या, φ1 मतलब क्या, स्टेटर का एमएमएफ। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग लोड एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए टॉर्क का मैथमेटिकली प्रूव करके फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब ये प्रूफ तो मैंने करवाया नहीं, लेकिन मैंने वही बताया कि मैथमेटिकली अप्रोच से ज़्यादा बेटर होता है। आप एक तरीके से हर एक चीज़ को फिजिकल समझिए, मैनुअल वे में समझिए भाई। ठीक है, अब ये साइन ही क्यों लगा यहाँ पे, ठीक है, अब तो समझ गए डेल्टा क्वेश्चन है 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे साइन ही क्यों होता है, तो इसके पीछे अभी हम लोग बात करेंगे। तो यही है, अब सीधी सी बात है, यहाँ तक समझ गए, तो इसको आप समझिए। मतलब रोटर के अंदर क्या है, आपका पोल बन गया नॉर्थ एंड साउथ, जो कि 90 डिग्री पीछे है। सीधी सी बात है, N1 N2, मतलब N1 क्या है, रोटर का, ये स्टेटर का, N2 क्या है, स्टेटर का। ठीक है, सॉरी रोटर का, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब वही है भाई। ठीक है, उसके कारण क्या है, ये एक तरीके से ऑटोमेटिक घूमने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे साइन क्यों लगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था भाई कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक करंट का इक्वेशन है, वोल्टेज का इस तरीके वेव फॉर्म है, तो इसको हम लोग ऐसे हमेशा क्यों लिखते हैं, वी एम इक्वल वी मैक्स साइन ओमेगा टी, साइन ही क्यों लिखते हैं। ठीक है, वी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, ये वी एम साइन ओमेगा टी लिखते हैं। फिर ये करंट मान लेते तो इसको हम लोग आई मैक्स साइन ओमेगा टी ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन का मतलब जैसे ओमेगा टी है ना भाई, इसका अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे 90 पुट करता हूँ, जैसे 90 पुट करें इसका मतलब क्या, साइन इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 मतलब क्या, अब आई मैक्स जो भी हो ये डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू, सीधी सी बात है, आई मैक्स इंटू ये साइन 90 इक्वल टू 1 आया ना, यानी पूरे वैल्यू क्या होगा 1। तो सीधी सी बात है, आई मैक्स मान लेते अगर 90 पीक है तो इंटू 1, तो हमेशा क्या है 90, यानी आपको यहाँ पे मिला देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर साइन ओमेगा टी के साथ जीरो पुट, साइन जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब आई मैक्स कुछ भी रहे तो जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो, यानी डायरेक्ट आपको यहाँ पे पटक देगा ला करके। ठीक है, मतलब ये जो वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करंट का या फिर कहिए वोल्टेज का भाई, ये साइन के टर्म से, यानी यहाँ पे वैल्यू जैसे जैसे चेंज कीजिएगा ना, वैसे वैसे एक्सिस पे आपको ये घुमाते रहेगा ये पूरा पूरा। ठीक है, जैसे आप 180 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे पहुँचा देगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप 270 पुट कीजिए तो आपको माइनस यहाँ पे लेकर के आ जाएगा। ठीक है, 360 पुट किए तो यहाँ पे लेकर के आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग साइन लगाते हैं। तो अब क्योंकि इनके बीच में φ1 और φ2 के बीच में जो वेरिएशन है, ये साइन टर्म ही एक तरीके से डिफाइन कर पाता है। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे साइन 90 पुट करें, मतलब क्या ये वैल्यू बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, जो पुश और पुल का होगा इंट्रैक्शन वो काफी मैक्सिमम होगा, क्योंकि टॉर्क देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टॉर्क या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, साइन डेल के ऊपर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है भाई, कि इसका वैल्यू, साइन का वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करता है, 0 से लेकर 1 तक के बीच में। तो ये साइन 1 होगा तभी ना मैक्सिमम होगा। सीधी सी बात है, पूरा पूरा टर्म अगर 1 हो जाए तो सीधी सी बात आपका टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये डेल अगर 90 है तो यहाँ पे क्या मिलता है हम लोग को, मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलता है। ठीक है, और वही अगर जैसे साइन 0 अगर पुट करूँ, 0 कहने का मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल
सॉरी मतलब जो φ2 है और ये जो φ1 है सब क्या है कि एक ही के ऊपर लाई करके, इनके बीच में जीरो, तो जीरो सीधी सी आदत खुद इमेजिन कीजिए भाई कि अगर आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, मान लेते हैं एक नॉर्थ है और एक साउथ है, ठीक है, और इसी के ऊपर एक और मैग्नेट रख दीजिए, ठीक है, मान लेते हैं आपका ये साउथ हो गया और इसी के ऊपर एक और मैंने नॉर्थ रख दी, तो बताइए यहाँ पर टॉर्क लगेगा क्या? नहीं लगेगा, सट जाएगा, अपने में सट जाएगा ये, ठीक है, ये घुमा नहीं पाएगा। तो सीधी सी बात है, साइन और डेल्टा का वैल्यू जैसे जीरो पुट गया तो पूरा टर्म जीरो, पूरा टर्म जीरो, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये सब आपको भाई मतलब बेसिक में बहुत डेप्थ में मैंने आपको बताया है, तो वो सब आपको यहाँ पे कैच करना चाहिए। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट बात करेंगे अपने फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस मशीन, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कब आपका जनरेटर जो है लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, कब आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, फ्लोटिंग ऑफ जनरेटर क्या होता है, फिर फ्लोटिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन क्या होता है, सब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और इतना जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से वर्किंग समझ में आया। और वही जनरेटर की बात करें भाई, तो जनरेटर में आपको कंफ्यूज नहीं हो, जो भी हम लोगों ने पढ़ा ना ये जनरेटर में भी लागू होता है, क्योंकि जनरेटर में भी क्या एक तरीके से अपोजिशन आना चाहिए। ये अगर इधर टॉर्क लगा रहा है तो ये आपका प्राइम मूवर टॉर्क जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तभी जाके एनर्जी क्या हो एक तरीके से एब्जॉर्ब होगा या फिर डिलीवर होगा, ठीक है। तो मोटर और जनरेटर दोनों सेम ही होता है, बस यहाँ पे मतलब ये तो फील करने वाली बात है भाई, इतना डेप्थ में मैंने आपको बताया था ये सब चीज़। ओके, देखिए भाई किसी तरीके से अगर हम लोग केस 3 की बात करें, तो केस 3 में मान लेते हैं एनआर जो है आपके इंडक्शन मोटर का 2500 RPM है, ठीक है, और एनएस तो हमेशा 3000 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लिप की बात करें इस केस में, तो स्लिप कितना आ जाएगा आपका, ये एनएस माइनस एनआर, 3000 माइनस 2500 500 डिवाइडेड बाय आपका ये 3000, यानी 1/6 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका स्लिप का वैल्यू कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एफ आर निकालिएगा तो एस इंटू एफ एस होता है, तो एफ एस तो आपका हमेशा 50 ही रहेगा, लेकिन स्लिप आपका क्या है इस एन आर पे चेंज हो चुका है, तो सीधी सी बात है एफ आर भी आपका चेंज हो जाएगा, एफ आर कुछ अलग वैल्यू आएगा। तो अब एफ आर एक तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे कर लीजिए कि 50 हर्ट्स पे, यानी जब 50 हर्ट्स मेरा यानी स्टैंड स्टिल, ठीक है, स्टैंड स्टिल पे जब था तो मेरा ये 3000 RPM था, ठीक है, राइट। या फिर सीधी सी बात है भाई, अगर मेरे को यहाँ पे रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप ये फाइंड आउट करना है, इसका स्पीड अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जैसे 2500 RPM तो आपका रोटर दे ही दे देगा, ठीक है, ये इटसेल्फ घूम रहा है, ठीक है। अभी इसको चाहिए कितना, 500 RPM चाहिए ना, ठीक है। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेटअप होगा कि जब इसका स्पीड निकालिए 120 गुना, और एफ आर का वैल्यू यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको 500 RPM जो इसको और चाहिए, ठीक है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से केस 4 में अगर कुछ अलग स्पीड, जैसे मान लेते हैं एन आर जो है आपका 2000 RPM है, तो इस स्पीड पे आपका स्लिप अलग होगा, स्लिप अलग होगा तो एफ आर अलग होगा, एफ आर अलग है तो सीधी सी बात है जो इसको एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 1000 RPM और चाहिए ना एन एस तक पहुँचने के लिए, तो यहाँ पे एफ आर का वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगा कि ये 1000 इसको दे देगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से भाई अपने आप एडजस्ट होते रहता है। तो एन आर का वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, जो आपका रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्पीड होता है ना, वो हमेशा एन एस के स्पीड पे ही घूमता है, यानी रिलेटिव डिफरेंस जो होगा स्पीड का हमेशा जीरो बना हुआ रहता है, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे डेल्टा क्या हो एक तरीके से कांस्टेंट रहे स्टेटर का, यानी स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ताकि आपका हमेशा लॉकिंग रहे किसके किसके बीच में, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और आपका हमेशा वो काम करते हुए रहे, ठीक है। ये आपका कंडीशन होता है किसी भी जनरेटर या फिर कहिए किसी भी मोटर को वर्क करने के लिए।